एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? दिस इज सीए कृष्णा बुजानी एंड यस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो इज फॉर सीए एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है उसमें मैं रिवाइज करवाने वाली हूँ जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, दैट इज द बेसिक्स पार्ट। ओके, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर अक्सर लोग लास्ट तक आते आते रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता, तो एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते। आई एम टेलिंग यू गाइस, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं 6 पेजेस के नोट्स हैं, पूरा फर्स्ट चैप्टर सारी चीजें ब्रीफ में इंपॉर्टेंट मैंने कवर कर रखी है। एंड मेरे रिवीजन वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या करोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स रहेंगे, प्लीज डाउनलोड इट, रिवाइज इट एंड फर्स्ट चैप्टर आप लोग पूरा प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है सर, बिना टाइम वेस्ट किए इंट्रोडक्शन हो गया, अब जीएसटी का इंट्रोडक्शन अपन रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब सर जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर जीएसटी क्यों आया, क्या रीजंस थे, क्या डेफिशिएंसीज थी, ये सारी चीजें हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो देखो, व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है सर? ऑब्वियसली जो आप पे करते हो, जैसे आपकी इनकम होती है, व्हाट यू पे, इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट। आप जब गुड्स लेने जाते हो, ठीक है, परचेज करते हो, व्हाट यू पे, टैक्स गवर्नमेंट को। क्यों? ताकि वो इस पैसों का यूज कर पाए पब्लिक सर्विसेज देने के लिए, ठीक है, वेलफेयर के लिए। तो टैक्स इज द मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड व्हाट, पब्लिक सर्विसेज। क्या ये अपनी इच्छा के ऊपर है क्या कि हमको देना है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे? बिल्कुल भी नहीं। इट इज एन एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट एन वॉलेंटरी पेमेंट और डोनेशन। ठीक है, टैक्स क्या हो गया, समझ आ गया। अब आपको ये पता होता है कि टैक्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है सर? देखो, जो भी पर्सन टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को डायरेक्टली खुद की जेब से, ठीक है, डायरेक्टली वो खुद बेयर करता है उसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम होगी, ठीक है, जैसे वो स्लैब से एक्सीड करेगी, व्हाट यू आर गोना डू, यू आर गोना पे इनकम टैक्स ऑन दैट इनकम। ठीक है, आपके किसी और को बोल सकते हो क्या पे करने के लिए? नहीं सर, आपकी इनकम है, आपको पे करना पड़ेगा। पूरा जो उसका इंसिडेंस है वो किसके ऊपर जाएगा? आपके ऊपर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्रोग्रेसिव इन नेचर। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर अंबानी जी है, उनकी करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लाखों लाखों की इनकम है, ठीक है, ज्यादा इनकम है मतलब, तो वो क्या करेंगे सर? ज्यादा टैक्स पे करेंगे। बट मेरे पास इतनी सी इनकम है, मैं क्या करूंगी सर? कम स्लैब रेट में फॉल करूंगी एंड मैं कम रेट का इनकम टैक्स पे करूंगी। समझ आई बात? अगर हाई इनकम होगी तो हाई टैक्स दोगे, ठीक है, हाई रेट ऑफ टैक्स। ये था आपका बेसिक डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन एंड जो भी प्रोग्रेसिव नेचर, ये आपका नेचर समझ आ गया। अब सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखिए, पर्सन जो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, वो किससे कलेक्ट करता है सर? अल्टीमेट कंज्यूमर से। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई शॉप में गए, ठीक है, गुड्स परचेस किए, तो जो सप्लायर है जिसने आपको गुड्स सप्लाई किए हैं वो आपसे पैसा लेगा विच इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो आपसे उसने कलेक्ट किया पैसा, देन वो गवर्नमेंट को जाके देगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या उसके ऊपर बर्डन फॉल हो रहा है क्या टैक्स का? नहीं, डायरेक्टली बर्डन किसके ऊपर फॉल हो रहा है? टू द कंज्यूमर। समझ आई बात? तो पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, वो किससे कलेक्ट करता है? अल्टीमेट कंज्यूमर से। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है इसमें? अदर पर्सन के ऊपर। समझ आ गई बात? इनडायरेक्टली द इंसिडेंस ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है सर, ये जो है जैसे आपका डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर था, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। बट क्या इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है क्या? नहीं। आप अगर कोई गुड्स परचेस करते हो, आपने अगर ये लैपटॉप परचेस किया, ठीक है, आपको भी उतना ही उसमें जीएसटी देना पड़ेगा जितना किसी करोड़पति आदमी को वो लैपटॉप में टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो अमीर आया इससे ज्यादा टैक्स ले लो, नहीं। जीएसटी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? जीएसटी। तो जीएसटी रिग्रेसिव इन नेचर होता है, मतलब सारे के सारे कंज्यूमर्स जो है सर इक्वली बेयर करते हैं उस बर्डन को। समझ आ गई सर आपको टैक्स क्या होता है? समझ आ गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझ आ गया। अब सर अब आते हैं अपन जीएसटी में। जीएसटी इंडिया में लॉन्च कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। और कौन सी कंट्री थी जो फर्स्ट इंप्लीमेंट की थी जीएसटी? दैट इज फ्रांस। ठीक है, आज प्रेजेंटली पहली कंट्री थी फ्रांस, बट प्रेजेंटली देयर आर मोर देन 160 कंट्रीज जिन्होंने जीएसटी को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है सर, अब मेरे को एक बात बताओ, जीएसटी होता क्या है?
चलो जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ पता चल गया। जीएसटी होता क्या और जरूरत क्या थी जीएसटी लाने की इंडिया में? पहले तो टैक्सेस थे ना, वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज टैक्स था, सारे तो थे। वाई जीएसटी? ठीक है, तो देखो जीएसटी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स, विच कंसेप्ट? वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब क्या होता है? जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, जितना वैल्यू में एडिशन हो रहा है, उतने में आप क्या करोगे सर? टैक्स पे करोगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट वैल्यू एडेड टैक्स। दिस इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी की आन बान और शान क्या है? आईटीसी। अगर आप ये रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली मैं ये अज्यूम करूंगी कि आपने जीएसटी एक बार पूरा पढ़ रखा है। आपने पढ़ा होगा आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो भी इनपुट आप परचेस करते हो उसमें आपको क्या देना पड़ता है सर? उसमें आपको क्या मिलता है सर? इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है। ठीक है, सो वो चीज आपको पहले के टैक्स रिजीम में नहीं मिलती थी, जो कि आपको जीएसटी में मिलती है। देन बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, जो हमने इनडायरेक्ट टैक्स के में पढ़ा। एंड नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। मैं आपको समझाऊंगी आगे कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस क्या होता है। मतलब आप अभी समझ लो जैसे डबल टैक्सेशन, टैक्स के ऊपर टैक्स आपको देना पड़ रहा था। ठीक है, डबल टैक्सेशन, वैल्यू पे आपको 2 बार टैक्स देना पड़ रहा था, वो पहले में होता था। लेकिन क्या जीएसटी में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, अब नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। जो जीएसटी है ना सर, इट इज अ क्योर फॉर इल्स इन अर्स्टवाइल वैल्यू एडेड टैक्सेशन डेफिशिएंसीज इंक्लूडेड। ये सारे दिक्कतें थी जिनके कारण क्या लाना पड़ा? जीएसटी लाना पड़ा। मैं एक बार आपको थोड़ा सा जेनेसिस ऑफ जीएसटी बता देती हूँ, थोड़ा ओवरव्यू हो जाएगा कि पहले कब से ये शुरू हो चुका था प्लानिंग की जीएसटी लाना है, जीएसटी बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, देखो ईयर 2000 पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जीएसटी का, एंड उन्होंने कमिटी बनाई टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। उसके बाद क्या हुआ 2006 में, आफ्टर 6 years, announcement by union finance minister during the budget of what 2006-7 के बजट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या इंट्रोड्यूस किया सर? दैट जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1st of April। ठीक है, उन्होंने अनाउंस तो कर दिया। 2014, 8 साल बाद, क्या 2006 में बीजेपी की सरकार थी क्या? नहीं थी सर। मोदी जी आए कब? 2014 में। ठीक है, मोदी जी ने क्या करवाया? कॉन्स्टिट्यूशन बिल, मतलब 122nd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ। कहां पर सर? लोकसभा में। आपको ये पता होना चाहिए कि बिल एक्ट कैसे बनता है। ठीक है, अभी क्या हुआ है? सिर्फ बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। कहां पर? लोकसभा में। अब सितंबर 2016, दैट इज आफ्टर 2 years, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुका। ये बिल जो था आपका, ये क्या बन गया सर? एक्ट बन चुका। तो देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट वॉज इनेक्टेड, ये याद रखना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का 101 अमेंडमेंट हो चुका इनेक्ट। ठीक है, अब 2016, सितंबर 2016 में पहली जीएसटी काउंसिल मीटिंग रखी गई। देन मार्च 2016 में जीएसटी काउंसिल ने क्या रिकमेंड किया कि सीजीएसटी होना चाहिए, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड देन यूटीजीएसटी कंपेंसेशन सेस बिल। इसका बिल बनाया गया। ठीक है, जैसे आपका ये था ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वैसे ही सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी कंपेंसेशन बिल बनाया गया। अब ये बिल एक्ट कब बना सर? मार्च 2017 में बिल पास हुआ। अप्रैल 2017 में इसका एक्ट पास हो चुका है। अप्रैल 2017, बस जीएसटी अभी उसका बर्थडे आने ही वाला है। देखो, मई 2016 में जीएसटी काउंसिल ने क्या रेकमेंड कर दिए? सारे के सारे रूल्स रेकमेंड कर दिए। उसके बाद 30 जून को ऑल स्टेट्स, इंडिया के सारे स्टेट्स एक्सेप्ट व्हाट? जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने क्या पास कर दिया? एसजीएसटी एक्ट पास कर दिया। चलो आ गया 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हो चुका है लॉन्च। ये पूरा चेन था 2000 से जो चला आ रहा था, 2017 में जाके जीएसटी फाइनली क्या हुआ सर? लॉन्च हुआ। देन जो जम्मू कश्मीर था ना, उसमें बचा हुआ था। सो 8 जुलाई को एसजीएसटी एक्ट पास्ड बाय व्हाट? जम्मू कश्मीर। सीजीएसटी, आईजीएसटी ऑर्डिनेंसेस प्रोमulgated टू एक्सटेंड जीएसटी टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑर्डिनेंस बनाया गया। ऑर्डिनेंस क्या होता है सर? जैसे लॉ में अपन ने पढ़ा था, आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि ऑर्डिनेंस क्या होता है? जो पार्लियामेंट का जब रिसेस टाइम होता है, जो इमरजेंसी टाइम होता है, वहां पर जो लॉ बनते हैं, जो बिल पास होता है, दैट इज व्हाट? ऑर्डिनेंसेस। उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये पास किया गया ताकि ये सारी जो है ना सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो जम्मू कश्मीर में भी लाया जा सके। ठीक है, बस आज वो जर्नी कंटिन्यू है और आज हम इतना सारा जीएसटी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ये था आपका क्या? जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया।
अब हम समझते हैं सर क्या नीड थी जीएसटी इन इंडिया आने की। देखो सबसे पहला आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू एन एग्जाम्पल, तो आपको समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले ये समझना डेफिशिएंसीज क्या क्या थी। देखो 4 चेन रहते हैं, ठीक है, एक चेन में 4 लोग रहते हैं। कौन कौन से? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। सबसे पहले अपन मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं। बेसिक परचेस प्राइस, क्या मैन्युफैक्चरर कुछ परचेस करेगा क्या? अभी नहीं, वो तो खुद बनाएगा ना, वो तो खुद मैन्युफैक्चर करेगा, तो इसके लिए परचेस प्राइस तो कुछ नहीं है। वो रॉ मटेरियल परचेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसने 100 रुपीज में रॉ मटेरियल परचेस किया, उसके अदर कॉस्ट जो थे वो कितने लगे सर? 150, तो टोटल कितना हो गया? 250। ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके वो आगे वो सेल करेगा। प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 50, बेसिक सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 300। उसमें उनको टैक्स कितना देना पड़ रहा था? 10%, तो 30 रुपीज का टैक्स हो गया। टोटल कितना हो गया? 330। ये 330 में उसने बेचा किसको? होलसेलर को। ठीक है, होलसेलर क्या करेगा? रॉ मटेरियल तो नहीं परचेस करेगा, बेसिक उसकी जो अदर कॉस्ट लगेगी वो, देन उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा 70। ठीक है, अब 500 उसका क्या आ गया सर? बेसिक सेलिंग प्राइस, एंड टैक्स हो गया इसमें 50। आप लोग इसमें ध्यान देना, नोटिस करना। देखो क्या इस 300 पे 10% टैक्स लगा है? लगा है। क्या इस 330 में वो 300 इंक्लूडेड है? ऑब्वियसली सर इंक्लूडेड, ये तो प्लस करके ही आया है। अब ये जो 330 है ना सर, यही तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है होलसेलर के पास। अब इस 330 में बाकी चीजें ऐड होने के बाद सब में टोटल में क्या लग रहा है आपका? 50 रुपीज का टैक्स देना पड़ रहा है आपको। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस 300 रुपए में एक बार मैन्युफैक्चरर ने भी गवर्नमेंट को 10% का टैक्स दिया, और इसी 300 रुपए में जो आगे यहां पर इसमें इंक्लूडेड है और ऑटोमेटिकली इसमें भी इंक्लूडेड ही है, तो आपको इसमें भी दोबारा टैक्स देना पड़ गया। सही बात है। तो ये जो 300 पे मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दे चुका, अगेन होलसेलर भी 300 पे टैक्स देगा। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। ये क्या है? आपका डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक बार देखो, क्या ये 30 रुपीज टैक्स का अमाउंट है? यस। क्या ये 30 300 में भी इंक्लूडेड है? बिल्कुल इंक्लूडेड है। तो ये जो 30 है सर, ये भी तो कैरी फॉरवर्ड होके होलसेलर के पास ही गया है, और इस 30 पे वापस से होलसेलर ने 50 मतलब जो 50 रुपए का टैक्स दिया है वो 10% उस 30 पे भी तो लगा है। तो यहां पर डबल टैक्सेशन, मतलब इस वैल्यू पे 2 बार टैक्स लगना। टैक्स ऑन टैक्स, मतलब इस 30 रुपीज के टैक्स में आपको 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है। देखो 30 रुपीज के टैक्स में वापस से टैक्स लग रहा है, दैट इज व्हाट? टैक्स ऑन टैक्स। तो सोल्यूशन क्या था? टैक्स सिर्फ और सिर्फ किस पे चार्ज होना चाहिए सर? वैल्यू एडिशन पे। आपका जितना प्रॉफिट हो रहा है ना सर, आप उतने में ही टैक्स दो ना। गवर्नमेंट को हमने बोला कि हमको 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है। एक बार आपको मैन्युफैक्चरर से भी टैक्स मिल रहा है, एक बार आपको होलसेलर से भी टैक्स मिल रहा है। व्हाई डोंट यू टेक टैक्स ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन पार्ट? ठीक है सर, तो ये एक प्रॉब्लम जीएसटी के आने से, वैल्यू एडेड टैक्स के आने से सॉल्व हुई। उसके बाद जीएसटी के आने से आपको क्या मिलने लग गया? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसे करके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। देखो फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर ने कॉस्ट उसमें कितनी लग रही है? 1 लाख रुपए, जिसमें जीएसटी लग रहा है 18%। ठीक है, क्या जो फर्स्ट लेवल ऑफ पर्सन होता है उसको आईटीसी मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देता है। ठीक है, वो कुछ खरीद के, मतलब उसको आईटीसी नहीं मिल सकता। हाँ, इसको आईटीसी मिलेगा, इसको आईटीसी मिलेगा, और बस ये तो बेचारा फाइनली बॉन्ड करेगा पूरा की पूरा बर्डन। ठीक, देखो फिर गवर्नमेंट को कितना पे किया गया सर? 18,000 जीएसटी। अब वैल्यू एडिशन 1 लाख, जीएसटी 18%, 18,000। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट इतना है 1 लाख, उसने प्रॉफिट कितना जोड़ा सर? 11,200। सेल प्राइस कितनी होगी? ऑब्वियसली दोनों को मिला के 18% जीएसटी लग गया। क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट 18,000 डिस्ट्रीब्यूटर को मिल सकता है? यस, बिल्कुल मिल सकता है। देखो ये जो कॉस्ट है उसमें उसने प्रॉफिट ऐड किया, उसमें उसने सेल प्राइस निकाला, देन 18% 20,016। इसमें क्या इसमें ये 18,000 का टैक्स इंक्लूडेड होगा? यस, बिल्कुल होगा। तो ये जो 18,000 का टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या उसका आईटीसी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, तो पे टू द गवर्नमेंट, उसने नेट गवर्नमेंट को कितना पे किया होगा? आउटपुट टैक्स, मतलब 20,016 माइनस इनपुट टैक्स, तो नेट कितना आ गया? 2016।
इसी तरीके से चेन चलती जाएगी। एंड जितने भी आपके टैक्सेस है ना सर, जो डिफरेंस है उसका बर्डन कौन बेयर करेगा? रेसिपिएंट, मतलब आपका ये कंज्यूमर। 18,000 प्लस 2016 प्लस 4435.20, ये पूरा की पूरा टैक्स का बर्डन आप बेयर करोगे, मतलब कस्टमर बेयर करेगा। जो कष्ट से मर रहा है उसी को आप क्या करो, पूरा की पूरा टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दो। यहाँ पर वैल्यू एडिशन ऑब्वियसली ये तो घर लेके चला जाएगा, जो भी इसको सामान लेना होगा, बाकी वो टैक्स क्या कर देगा, पूरा की पूरा गवर्नमेंट को पे कर देगा। आई होप आपको दोनों की डेफिशिएंसी से सोल्यूशन समझ आए होंगे। अब यहाँ पे आपको जो मैं पढ़ाऊंगी तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो क्या नीड थी जीएसटी इन इंडिया लाने की। सबसे पहला तो रीजन था टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है। उसके बाद क्या रीजन था सर? डबल टैक्सेशन हो रहा है। फिर आपका जो वैट और सर्विस टैक्स था, वैट कब लगता है सर? आपका इंट्रा स्टेट गुड्स में, ठीक है, जब इंटरस्टेट आप सप्लाई करते हो तब। और सर्विस टैक्स कब लगता है सर? सर्विसेज में लगता है। तो ये दोनों का आप आपस में क्रेडिट नहीं ले पा रहे थे, ऐसी काफी सारी दिक्कत थी। नो सैनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद आपको कोई भी सैनवेट का क्रेडिट नहीं मिल रहा था। नॉन इंक्लूजन ऑफ है, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लेवीज, लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे काफी सारे टैक्स थे। unnecessary number of taxes are there. So these are all the reasons why to introduce GST in India. आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। मैं थोड़ा पेस बनाने के लिए आपको डिटेल में चीजें समझा रही हूँ, बट अब अपन धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जीएसटी के कितने मॉडल्स होते हैं? यूनिफाइड जीएसटी और ड्यूअल जीएसटी। यूनिफाइड जीएसटी सर इसमें क्या होता है कि सिंगल टैक्स एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन क्या इंडिया में यूनिफाइड जीएसटी मॉडल लगता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में कौन सा मॉडल लगता है सर? ड्यूअल जीएसटी का मॉडल। सो जीएसटी लेविड बाय बोथ फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया ने अडॉप्ट किया ड्यूअल जीएसटी मॉडल, इसके किसके कारण? उसके यूनिक फेडरल नेचर के कारण। स्टेट में भी आधा होगा और सेंट्रल भी आधा लेवी करेगा, ठीक है सर। यूनिफाइड नहीं है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। तो जीएसटी क्या है? आपका एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ से मैंने गुड्स सप्लाई किया, कहां पर सर? महाराष्ट्र में। तो डेस्टिनेशन कहां है गुड्स का? गुड्स कंज्यूम कहां हो रहा है? महाराष्ट्र में। तो कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। समझ आया? तो जीएसटी इसलिए कौन सा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। आ जाओ अब अपन करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। तो देखो इंट्रास्टेट सप्लाई में क्या लगता है? इंट्रास्टेट मतलब विद इन स्टेट, एक ही स्टेट, मतलब अगर मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ तो विद इन छत्तीसगढ़ ही मैं क्या कर रही हूँ? सप्लाई कर रही हूँ, ट्रांजैक्शंस कर रही हूँ। उस पे कौन सा टैक्स चार्ज होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। एंड इंटर स्टेट मतलब अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई हो रहा है, तो उसमें क्या लगेगा? आपका आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई, ये तो मैंने बता दिया क्या होता है कि इंट्रा कैसे, क्या इंट्रा मतलब क्या होता है, इंटर मतलब क्या होता है। अब पता कैसे करोगे? उसके लिए आप कौन सा चैप्टर पढ़ते हो पता है? प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई क्विक मैनर पे यहां पे अपन समझते हैं। देखो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही सेम स्टेट पे है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी पे है, तो फिर क्या लगेगा सर? इंट्रा स्टेट का प्रोविजन लगेगा और उसमें क्या टैक्स चार्ज होगा? सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी चार्ज होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटरस्टेट कैसे पता करेंगे? अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई मान लो छत्तीसगढ़ है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? महाराष्ट्र है, तो दोनों ही क्या हो गए? आपके अलग अलग स्टेट हो गए, तो इसमें क्या लग जाएगा? आपका इंटरस्टेट, ठीक है, दैट इज आईजीएसटी। ओके, अब स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर जीएसटी पर्पसेस, आपको पता है 28 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर एंड 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब उनके पास खुद का एक लेजिस्लेचर है, खुद की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जो 3 यूनियन टेरिटरी है उनको हम स्टेट ही मानते हैं, ठीक है, उनको हम क्या मानते हैं सर? स्टेट ही मानते हैं। और उनमें क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। कौन से 3 यूनियन टेरिटरीज? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। बट जो बाकी के 5 है ना, इनका खुद का कोई लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। विदाउट लेजिस्लेचर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव अदर टेरिटरी विच इज सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। इसलिए यहां पर क्या लगता है? आपका यूटीजीएसटी। बट जहां पे जिस 3 यूनियन टेरिटरी का खुद का लेजिस्लेचर है उनको क्या लगेगा सर? एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। ये हो गए आपके यूनियन टेरिटरी का। अब
कि आपको पता है जैसे आपका नाम रखा हुआ है, ठीक है, मेरा नाम है कृष्णा, आपका नाम है कुछ और, तो ये सब नाम हमको क्या बताता है, ये डिस्टिंग्विश करता है लोगों से, ठीक है, हमारी बर्थ डेट्स अलग है, ठीक है, ये सारी चीजें हमको डिस्टिंग्विश करती है। तो जो गुड्स होते हैं उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि इसमें कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा, ये कौन से नेचर का गुड्स है, तो ये सब कौन बताता है सर, इनके लिए भी नामकरण किया गया है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स के लिए क्या है सर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और सर्विसेज के लिए क्या है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। आपको यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सर्च करके बताती हूँ, देखो एचएसएन किसका, देखो जैसे पेंसिल का, ठीक है, ये देखो The HSN code for pencil is 9609. This code encompasses pencils, crayons, pencil leaves, ये सब रहता है। इसमें कौन सा जीएसटी लगता है सर, 12% का। ऐसे सारे गुड्स के क्या रहते हैं, कोड रहते हैं, HSN कोड रहते हैं। वैसे सर्विस के क्या रहते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है, ये देखो समझ आ गया आपको, ये होता है HSN और SAC। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको आईटीसी चैप्टर में भी बहुत काम आएगा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, आईटीसी वाला, वो भी उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल है। पता है कि आपके पास जैसे आईटीसी जमा हो गया, अब आपका उसको यूटिलाइज करना है। आईटीसी क्या होता है, आप उसको किस में यूज करते हो, जैसे आपका आउटपुट टैक्स है, उसमें क्या यूज करते हो आप, इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट, आईटीसी यूज करते हो। तो ये आईटीसी को यूज करने का भी क्या होता है, एक मैनर होता है, क्योंकि आपके पास आईटीसी कैसा है, एक सीजीएसटी का आईटीसी होगा, एसजीएसटी का आईटीसी होगा और आईजीएसटी का आईटीसी होगा। तीनों टैक्स के आईटीसी को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, किस मैनर पे यूटिलाइज करना है, तो एकदम गांठ बांध लेना कि आईजीएसटी का जो क्रेडिट है ना सर, वो हमेशा पहले आप किसके आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए यूज करोगे, आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए आप आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करने वाले हो। समझ आ गया। अब देखो पहले आपको क्या करना है, आईजीएसटी का जो आईटीसी वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट करना है, ठीक है, जितना भी आपका आउटपुट टैक्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास 15,000 क्या आईटीसी है आईजीएसटी का, और 10,000 है क्या सर, आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स। तो आपके पास जो 15,000 का आईटीसी था वो आपने यूज कर लिया 10,000 पे करने के लिए, अभी भी तो 5,000 बचा हुआ है ना, तो ये जो 5,000 है ना, ये किस पे यूज करोगे अब आप, सी और एस का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए, ठीक है, किसी भी मैनर पे। एंड एनी ऑर्डर अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, चाहे आप आधा आधा यूज कर लो, चाहे 100 and 0 कर लो, 70-30 कर लो, इट इज अपॉन यू। आपको अपॉन यू मतलब आपको दिमाग लगाने की किसमें आपका मिनिमम टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, वैसे उस तरीके से आपको उस ऑर्डर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हो गया आईजीएसटी। अब बात करते हैं सीजीएसटी का क्रेडिट। सबसे पहले आपको सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज करना है। बैलेंस आप किसके अगेंस्ट यूज कर सकते हो, आईजीएसटी का क्रेडिट अगर सॉरी आउटपुट टैक्स अगर बचा है तो फिर आईजीएसटी में आप यूज करना, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उसको एसजीएसटी के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सेम एसजीएसटी का सबसे पहले और यूटीजीएसटी का सबसे पहले कहां यूज करोगे, एसजीएसटी के अगेंस्ट। बैलेंस अगेंस्ट व्हाट, आईजीएसटी, एंड नो ऑफसेट विद सीजीएसटी। ये लोग आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में लोग एक दूसरे को हेल्प नहीं करते। देखो क्रॉस यूटिलाइजेशन नॉट अलाउड बिटवीन सीजीएसटी क्रेडिट एंड एसजीएसटी क्रेडिट। समझ आ गई क्या बात सर, पक्का, यहां तक क्लियर है। अब देखो इतना हमने पढ़ लिया कि टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी कब आया, जेनेसिस ऑफ जीएसटी क्या था, नीड फॉर जीएसटी क्या था, डेफिशिएंसीज पढ़ी हमने एग्जांपल के थ्रू। एंड अब हम पढ़ेंगे सर जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है, किसको किसको बेनिफिट्स है, इकोनॉमी को बेनिफिट्स है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बेनिफिट्स है, अदर बहुत सारे बिजनेसेस को बेनिफिट्स है। सो देखो इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट हुआ सर, पूरे जितने भी टैक्स थे वो सब मिलके क्या बन गए, जीएसटी बन गए ना, पूरे नेशन का एक ही टैक्स हो गया जीएसटी, ठीक है। सो देखो क्रिएशन ऑफ व्हाट, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ऑब्वियसली पूरा इंडिया में क्या हो गया, एक ही टैक्स लगता है जीएसटी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया। और बूस्ट किसको मिला, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। इसको कैसे बूस्ट मिलेगा सर, देखो फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेनर्स लोग यहाँ पर या फिर जो इंडिया के बाहर वाले हैं, दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। अब मेक इन इंडिया में क्या होगा, उनको ज्यादा वो कंप्लायंसेस नहीं होंगे बहुत सारे टैक्सेस के, तो फिर दे व्हाट विल डू, जीएसटी उन लोगों को पता चला कि हाँ अब तो इसे फेक ही टैक्स लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक इन इंडिया को भी इनिशिएटिव मिलेगा, राइट, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा, ये सारी बेनिफिट्स किसको हुए, आपके इकोनॉमी को, ठीक है। वैसे ही अदर बेनिफिट्स देखो सर,
सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। पहले आपको ना देखो कैसे होता था, जब आप कोई धंधा शुरू करना चाहते हो, ठीक है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तब आपको क्या लग रहा था, एक्साइज ड्यूटी लग रहा था। मान लो कोई सर्विस आपने अवेल की तो आपको सर्विस टैक्स लग रहा था। फिर आप गुड्स बेचोगे तो आपको क्या लगेगा, मतलब जब आप गुड्स कोई खरीदोगे तो क्या लगेगा, वैट लगेगा, सीएसटी लगेगा, इतने सारे टैक्सेस थे, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग, ये वो अलग, बहुत सारे टैक्सेस थे। अब क्या हो गया, जीएसटी के आने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग एडमिनिस्टर करते, जो लोग सारी चीजें चेक करते हैं प्रॉपरली, उनके लिए भी तो थोड़ा इजी हुआ ना, सिर्फ एक टैक्स अब चेक करना है, पहले तो इतने सारे टैक्सेस चेक करने पड़ रहे थे। तो सर्टेनिटी आई कहां पर सर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। इजियर टैक्स कंप्लायंसेस रह गए, ठीक है, मंथली रिटर्न्स भरना है, क्वार्टरली रिटर्न्स भरना है, तो थोड़ा सा ये क्या हो गया सर, एक टैक्स के लिए इजी हो गया। एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स हो गए विद ग्रेटर यूज ऑफ आईटी, ठीक है, आपके पास जीएसटी पोर्टल है, सारी चीजें क्या होगी सर, ऑटोमेटेड हो चुकी है। तो ये थे आपके अदर बेनिफिट्स। और अल्टीमेटली किसको बेनिफिट हुआ लास्ट में, ट्रेड और इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग, मैंने बताया, टैक्स ऑन टैक्स, डबल टैक्सेशन, ये सब हट चुका है। एंड स्मॉल ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत कुछ बेनिफिट हुआ जीएसटी के कारण। तो ये थे आपके बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब हम पढ़ने वाले हैं सर कुछ ऐसे टैक्सेस जब जीएसटी लग रहा था, जीएसटी लगा रहे थे सारे गुड्स पे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसपे अभी भी जीएसटी नहीं लगा है, या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें जीएसटी भी लगता है प्लस पुराने टैक्सेस भी लगते हैं। वो क्या चीजें है, सबसे पहला तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो एल्कोहल होता है ना, ओनली वो जीएसटी के बाहर है। अभी उसका जो पावर है ना, पावर टू टैक्स, इट रिमेन्स विद द स्टेट ओनली। मतलब इसमें अभी क्या लगता है आपका, स्टेट एक्साइज लगता है प्लस वैट और सीएसटी लगता है। जीएसटी लगता है क्या सर, जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन से सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसको आता है, अभी गवर्नमेंट को आता है। तो ये वाले चीज में अभी तक जीएसटी लगने का कोई न्यूज नहीं आया, ना कि कभी आएगा, ठीक है। तो ये था आपका जीएसटी के बाहर। लास्ट सेकंड, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब क्या है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे हो सकता है कि जीएसटी ले आए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट, जीएसटी काउंसिल। बट क्या अभी उसमें जीएसटी लगता है क्या, नहीं सर, टेम्परली इट इज आउट ऑफ जीएसटी। देखो, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा किस दिन से जीएसटी उसमें एप्लीकेबल होगा। अभी क्या लगता है उसमें, फिर सेंट्रल एक्साइज और वैट और सीएसटी। सब समझ गए, दो चीज समझ गए। अच्छा सुनो, ये जो है ना, ये सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन वाला एल्कोहल पे आपका जीएसटी नहीं लगता। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिसिन बनवाई, कोई मेडिसिन खरीदी, ठीक है, जिसमें एल्कोहल यूज होता है, तो क्या वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है क्या, नहीं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन हो गई, या फिर फॉर एग्जांपल आपका ये सैनिटाइजर्स हो गए, फिर आपके जो कॉलिन होते हैं, एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, ठीक है। मेडिसिन अगर आप नहीं एग्जांपल में रखना चाहते हो तो फिर आप क्या एग्जांपल में रख सकते हो, सैनिटाइजर्स हो गए, कॉलिन्स हो गए, एसिड्स हो गए, ये सब में एल्कोहल आप पी थोड़ी रहे हो, एसिड पी थोड़ी लोगे आप, ठीक है। सो ये जो है ना आपका, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। ओके सर, अब देखो जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स है, जो एंटरटेनमेंट टैक्स है आपका, और वो टैक्स अगर आपका लोकल बॉडी लेवी करता है, ठीक है, लोकल बॉडी के लेवी किया गया जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, वो जो है ना, उसका पावर किसके में है, सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडीज के पास। अभी तक सेंट्रल के पास पावर नहीं आया कि एंटरटेनमेंट वाला जो चीज है उसमें आप क्या कर सको, जीएसटी लगा सको। इसमें अभी भी किसके पास पावर है, लोकल बॉडीज के पास, ठीक है सर। अब जो टोबैको है, टोबैको विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, इसमें एक्साइज ड्यूटी भी लेकिन लगता है, इतना महंगा। पहले टोबैको में जीएसटी, पहले तो वो लगता था आपका क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बट अब जीएसटी भी लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को हटाया नहीं गया है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ गया ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नैरकोटिक्स, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या लगता है सर, जीएसटी तो लगता है, ये प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। गवर्नमेंट क्या रीजन दे रही है, देखो ये सब हार्मफुल टू हेल्थ है, ठीक है, इसमें हम और टैक्स लगाना चाहते हैं और इसको महंगा करना चाहते हैं ताकि इसका लोग जो है वो कंजम्पशन कम करे। बट लोग तो लोग है, आदत तो आदत है, महंगा दो कोई बात नहीं हम खरीदेंगे, ठीक है, उन लोग पैसा दे के खरीदेंगे, इसलिए इसमें जीएसटी भी लग रहा है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, गवर्नमेंट को भी फायदा ही हो रहा है, ठीक है। लास्ट, रियल एस्टेट सेक्टर जो है सर, जिसमें क्या होता है, सेल और परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसको अगर आप सेल एंड परचेस करते हो, दैट सेल एंड परचेस इज आउट ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो ये थे आपके विद इन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी सारे 5 कितने टोटल, यस 5 प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ
वी आर कमिंग टू फॉलोइंग टैक्सेस वर सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए सर? सेंट्रल में ये सारे टैक्सेस और स्टेट में ये सारे टैक्सेस क्या हो गए सर? सब्स्यूम्ड। जैसे आपका टैक्स ऑन लॉटरी हो गया, बेटिंग, गैम्बलिंग, वैट्स, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे जो पहले स्टेट लगाया करता था वो अब सब्स्यूम्ड हो गए किसमें? जीएसटी में। और जो पहले सेंट्रल लगाया करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सरचार्ज हो गए, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सब कौन लगाया करता था? सेंट्रल। अब वो किसमें सब्स्यूम्ड हो गए? वो भी जीएसटी में सब्स्यूम्ड हो गया। ठीक है सर, ओके। सर मैं बोल रही हूँ कि जीएसटी पे करना है, आईटीसी अवेल करना है, कैसे अवेल करोगे? मतलब फोन पे से पे करोगे क्या? नहीं। रिटर्न्स कहाँ डालोगे? कोई ऐसे लिंक आएगी क्या आपको? नहीं सर। उसके लिए आपके पास क्या रहेगा? जीएसटी का कॉमन पोर्टल रहने वाला है। ठीक है, विच इज नीडेड, विच कुड एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, इन्फॉर्म द गवर्नमेंट टू ट्रांसफर द फंड्स। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी? हम यहाँ पे क्या करते हैं? रिटर्न्स फाइल करते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं, आईटीसी अवेल करते हैं। तो ये क्या है? आपका जीएसटी का कॉमन पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? देखो, gst.gov.in, जिसको क्लिक करके ना जा भी सकते। डू यू वांट टू प्रोसीड? यस, ओके, इसमें नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इसको देखना, www.gst.gov.in। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, वैसे देखो, दिस इज द कॉमन पोर्टल ऑफ जीएसटी। यहाँ से आप अपना अगर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करके, या तो फिर आपका ऑलरेडी है रजिस्टर इस कॉमन पोर्टल में तो आप लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो सर? इतनी सारी सर्विसेज है, रजिस्ट्रेशन करवाना, पेमेंट करना, यूजर सर्विसेज, रिफंड लेना है। ठीक है, जीएसटी लॉ आपको यहाँ से पढ़ने मिल सकता है। देखो, सीबीआईसी, ठीक है, उसके बाद ये सारे स्टेट्स के लॉस, ये सब क्या है? आपका पूरा कॉमन पोर्टल जिसमें आपको सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, सो देखो, वेबसाइट विच इज मैनेज बाय जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन नेटवर्क है वो। कौन क्या मैनेज करता है? पूरा की पूरा ये वेबसाइट मैनेज करता है। ठीक है, आपने शायद सुना होगा सर eWaybill.gst.gov। क्या सुना होगा इसमें? आपने पढ़ा होगा, ये रिवीजन वीडियो देख रहे हो। eWaybill जो आपका गुड्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या जनरेट करना पड़ता है? eWaybill जनरेट करना पड़ता है, तो उसके लिए अलग वेबसाइट है। gst.gov.in पर्टिकुलरली अलग वेबसाइट है, बट गुड्स के जो eWaybill का है वो पर्टिकुलरली अलग वेबसाइट है। देखो, और ये कौन मैनेज करता है सर? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मैनेज करती है। एंड देन आपका आता है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आपने ई इनवॉइस के बारे में सुना होगा, फॉर अपलोडिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ई इनवॉइसेस बाय द नोटिफाइड पर्सन। और नोटिफाइड पर्सन कौन है जिनको ई इनवॉइस अपलोड करना पड़ता है? वो रजिस्टर्ड बिजनेस जिनका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, आप 2017-18 से देखोगे जब से जीएसटी लागू हुआ है, वहां से आप देखोगे आज तक किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में किसी भी रजिस्टर्ड बिजनेस का अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा आता है, उसको क्या करना पड़ेगा सर? ई इनवॉइस इशू करना पड़ता है। मैं इसको टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगी क्या होता है इनवॉइसिंग। ठीक है, बट अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि इनवॉइसिंग के लिए भी अलग से पोर्टल है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब बारी आती है सर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स वाली की। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो जीएसटीएन है ना आपका, जीएसटीएन नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, वो सेलेक्ट करता है कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज। उसके लिए क्या है आपके पास? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। मतलब क्या बोल रहा है ये? मान लो कि आपके पास इतने सारे टैक्स रिटर्न्स है, या फिर आपको खुद के जीएसटी रिटर्न्स में फाइल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी सुविधा के लिए कौन अवेलेबल है? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं फिर? इनका मेन काम क्या है? ठीक है, रोल बेस्ड एक्सेस, जैसे कि इनवॉइस अपलोड करना, रिटर्न्स फाइल करना अमंग डिफरेंट सेट ऑफ यूजर्स, इसकी हेल्प हम ले सकते हैं। ठीक है, डेवलप एप्लीकेशंस हैविंग फीचर्स लाइक रिटर्न फाइलिंग। फिर वो क्या करते हैं सर? परचेस रजिस्टर को ऑटो पॉपुलेटेड डेटा, आपको पता है कि जीएसटी में कुछ डेटा ऑटो पॉपुलेट भी हो जाता है। जैसे आपका जीएसटीआर 1 है, अगर आप वो फाइल करोगे तो सामने वाले जो रेसिपिएंट है उसके टू बी में ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा डेटा। ठीक है, अगर नहीं पता तो टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में सारी चीजें बताऊंगी, रिटर्न्स वाले चैप्टर में सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, तो उनका रिटर्न फाइलिंग करने का, फिर रिकंसाइल करने का, उनके पास जो परचेस रजिस्टर है उनके पास खुद का, एंड जो ऑटो पॉपुलेट हुए जीएसटी पोर्टल में जो डेटा, उसको क्या करते हैं सर? वो लोग रिकंसाइल करते हैं। ठीक है, फिर एडिशनल चैनल बीइंग अवेलेबल फॉर फैसिलिटेटिंग द टैक्स पेयर फॉर परफॉर्मिंग सम ऑफ द फंक्शंस एंड यूज ऑफ देयर सर्विसेज ऑप्शनल। ये कंपलसरी है कि आपको जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स की सर्विस लेनी ही है? बिल्कुल नहीं सर, इट इज टोटली ऑप्शनल। समझ आ गया? तो दिस इज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। ओके सर, अब अपन आते हैं कंपनसेशन सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कंपनसेशन सेस? आपको पता है, जैसे जब पहले जीएसटी लग रहा था सारे स्टेट पे, सारे गुड्स पे, सारे सर्विसेज पे, तो उस टाइम पे कुछ कुछ ऐसे लग्जरी
प्रोडक्ट्स होते थे, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे हार्मफुल जैसे आपके टबैको हो गए, ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग्स हो गए, यहाँ पर अगर आप जीएसटी लगा रहे हो, ठीक है, तो जीएसटी लगाने से ना उल्टा क्या हो रहा है, जो स्टेट के पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना वो उतना नहीं हो रहा है जितना जीएसटी के पहले हो रहा था, ठीक है, उसमें अमाउंट ऑफ टैक्स ज्यादा लग रहे थे, जीएसटी आने के बाद उसमें अमाउंट ऑफ टैक्स क्या लग रहा है सर, कम लग रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो हमको आप जीएसटी लगाने दे दो, ठीक है, इनिशियली थोड़ा लॉस जो भी होगा आपके रेवेन्यू का, हम क्या करेंगे आने वाले 5 साल तक आपको उसका कंपेंसेशन देते रहेंगे, जितना भी आपके रेवेन्यू का लॉस होगा उसका हम क्या देंगे आपको सर, कंपेंसेशन देंगे। ये गवर्नमेंट ने वादा तो कर लिया स्टेट लोगों के साथ, लेकिन अब गवर्नमेंट पैसे कहां से लाएगी, कौन देगा पैसे, हम है ना पैसे देने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगी सर, जितने भी लग्जरी आइटम्स है उसमें एक उन्होंने क्या लगा दिया, कंपेंसेशन सेस नाम से, मैंने बताया था ना एक बिल बना फिर वो एक्ट बन गया, तो कंपेंसेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स है, देखो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, इम्पोज्ड अंडर जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, जो एक्ट बन चुका है इसमें इम्पोज किया गया क्या, कंपेंसेशन सेस, किस पे लेवी होता है सर, ये दोनों पे, इंट्रास्टेट सप्लाईज और इंटरस्टेट सप्लाईज में, टू प्रोवाइड व्हाट, कंपेंसेशन टू द स्टेट, जो भी उनके रेवेन्यू का लॉस हुआ है ना जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के वजह से, उसमें उनको क्या मिलेगा सर, कंपेंसेशन मिलेगा। कौन से प्रोडक्ट्स पे, स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम्स या फिर डीमेरिट गुड जैसे कि आपका पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, मोटर व्हीकल्स, सॉरी मोटर कार एक्सेट्रा। लग्जरी आइटम्स अमीरों के आइटम्स, ठीक है, हम जैसे लोग तो उसको परचेस नहीं करेंगे, बट जो अमीर लोग हैं जो ऑलरेडी इतना पैसा दे रहे हैं उनको थोड़ा और कंपेंसेशन सेस लगा के ऐड करके दे दो, ले लेंगे उन लोग, ठीक है। अब नोट देखो, इनिशियली वो कितने पीरियड के लिए लेवी होता, मैंने बताया 5 साल, अप टू व्हाट 30 जून 2022, जैसे आपका ये 2017 में जीएसटी आया तो अगले 5 साल तक हम क्या करेंगे सर, आपको कंपेंसेशन सेस देते जाएंगे, कंपेंसेशन देते जाएंगे। लेकिन सर आज तक वो लेवी हो ही रहा है कि पैसे तो आ रहे हैं ना गवर्नमेंट के पास, हमसे ले रही है पैसे, ठीक है, तो हर साल नहीं 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 करके एक्सटेंड करते गई एंड अभी कब तक वो एक्सटेंड हो चुका है, 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। ये था आपका कंपेंसेशन सेस का, मैंने बहुत डिटेल में रिवीजन करवा रही हूँ, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी कुछ सजेशन देना तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने पूरे यहाँ पर मेंशन कर रखे। देखो सबसे पहला तो आर्टिकल 265 इज इंपॉर्टेंट, कोई भी टैक्स क्या लेवी और कलेक्ट हो सकता है क्या बिना लॉ की अथॉरिटी के, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये लिखा है कि नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड और लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ की अथॉरिटी है जो कोई बात नहीं टैक्स कलेक्ट करो, लॉ ने अथॉरिटी नहीं दी तो आप कलेक्ट नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा है 265, ठीक है। आर्टिकल 245 में क्या लिखा है कि जो पार्लियामेंट है ना वो जो लॉ बनाएगी वो किसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल रहेगा। बट सर जो स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, ठीक है, मे मेक लॉ, सॉरी दिस इज लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, समझ आ गया। स्टेट के लिए कौन लॉ बनाएगा, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, एंड कंट्री के लिए कौन लॉ बनाएगा सर, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ठीक है। सो देखो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या दिया होता है, प्रीएम्बल 25 पार्ट्स कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स दिए हैं और 12 शेड्यूल्स दिए हैं, ठीक है, ये पूरा है कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो 246 में क्या लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेविंग टैक्सेस, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो सर, आर्टिकल 246 में ना 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है। अब देखो आपको पता है कि अपना इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है, दोनों को ही पावर दी गई है, सेंट्रल और स्टेट को, कि आप लॉ बना सकते हैं। अब क्या होगा ना, कुछ एरियाज में मान लो दोनों के डिस्प्यूट्स होगा कि नहीं इसमें तो मैं ही लॉ बनाऊंगा, स्टेट बोलेगी नहीं नहीं मुझे लॉ बनाने हैं, मुझे भी इन्वॉल्व करो इस डिसीजन मेकिंग में, काफी सारे डिस्प्यूट्स होने लग गए थे। तो फिर इस आर्टिकल 246 में क्या किया गया, यूनियन लिस्ट बना दी, स्टेट लिस्ट बना दी और कॉन्करेंट लिस्ट बना दी। तीनों ही लिस्ट में क्या किया गया, मैटर्स लिखे गए, एरियाज लिखे गए, मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बाकी आप सर्च कर सकते हो, इस लिस्ट में देख सकते हो कि एग्जैक्टली कितने एरियाज है जिसमें यूनियन लिस्ट में दिए गए, स्टेट लिस्ट में दिए गए और कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए। यूनियन लिस्ट क्या होती है सर, ऐसे मैटर्स, ऐसे एरियाज जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन लॉ बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द पार्लियामेंट हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स, जो कि पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होने वाले हैं। इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, करेंसी, बैंकिंग, डिफेंस, सारे मैटर्स पे कौन लॉ बनाने वाला है, पार्लियामेंट,
स्टेट लिस्ट में ऐसे मैटर्स दिए गए जिसमें कौन लॉ बनाने वाला, एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज टू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि आपका ये लग्जरी, एंटरटेनमेंट, बेटिंग, गैम्बलिंग, एक्साइज, अल्कोहल, ओपीएम एंड नारकोटिक्स, एग्रीकल्चर, ये सारे एरियाज में कौन लॉ बनाएगा सर, अपने अपने स्टेट्स के लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लास्ट में आता है कॉन्करेंट लिस्ट, ये ऐसे मैटर्स है जिसमें दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, ठीक है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक द लॉस, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, मैरिज, ट्रेड, स्टैम्प ड्यूटीज, क्रिमिनल लॉस, ये सारे में दोनों गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाने वाले हैं। समझ आ गया? क्या आपको कहीं भी जीएसटी दिखा क्या? यूनियन लिस्ट पे तो नहीं है जीएसटी, स्टेट लिस्ट में भी जीएसटी नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है। तो सर अब जीएसटी 2017 में आया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना कब बन चुका है? 1950 में। जीएसटी तब कहां से आ जाएगा? इसीलिए किसकी जरूरत पड़ी? हमको कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ गया, क्योंकि अभी क्या आ गया है आपका, जीएसटी आ गया है ना। तो जीएसटी आ गया है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा ताकि पता चले ना कि ये मैटर कहां, कौन सी लिस्ट पे लिखा रहेगा और किसको पावर रहेगी इसके ऊपर लॉ बनाने की। सो देखो, इट इनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस ड्यूटीज एंड टैक्सेस इनटू अ कॉम्प्रहेंसिव जीएसटी एंड टू एम्पावर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्सेस, ठीक है। जितने भी टैक्सेस थे अब वो पूरे सब्स्यूम्ड हो गए जीएसटी में, प्लस अब इसका पावर किसको दिया जा रहा है? दोनों को, सेंटर एंड स्टेट। ऑब्वियसली सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो दोनों को ही पावर मिलना चाहिए। ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 वाज पास्ड। समझ आ गया आपको कि क्यों नीड पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करने की, ठीक है सर। ओके, सेंट्रल जो है वो लेवी करेगा एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल जो है वो लेविट करेगा सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल लेविट बेसिक कस्टम ड्यूटी, स्टेट लेविट वैल्यू एडेड टैक्स। ये सब ऐसा होता था, तो सबको क्या किया गया? कंबाइन किया गया, ठीक है सर। ओके, जस्ट 2 पेजेस लेफ्ट, आपका पूरा चैप्टर मैंने बहुत डिटेल मैनर पे रिवाइज करवाया, तो प्लीज आप लोग मुझे बताना कि ये रिवीजन वीडियो आपको हेल्प किया, नहीं किया, सारी चीजें बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नोट्स के लिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आर्टिकल 246A ये क्या बोलता है कि पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड बाय द यूनियन और बाय सच स्टेट। लेकिन सर जो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स है, आपके पास इंटरस्टेट में क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। तो उस आईजीएसटी लगाने के लिए जो इंटरस्टेट की ट्रेड और कॉमर्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन लॉ बनाने वाला है? आपका पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है लॉ बनाने के लिए। पार्लियामेंट के पास लॉ दिया गया, पावर दिया गया है, सॉरी पार्लियामेंट के लॉ पावर दिया गया है उसके कंट्री के लिए सीजीएसटी वाला लॉ बनाने के लिए, एंड जो लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट है उनको एसजीएसटी वाला पावर दिया गया है, ठीक है। तो आईजीएसटी वाला इंटरस्टेट का पावर किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। 269A में क्या लिखा है देखो, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में आपका क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। इसको लेवी कौन करेगा? इसको कलेक्ट कौन करेगा? यहाँ पर ऊपर क्या लिखे, इसके बेसिस पर जो लॉ है वो कौन बनाएंगे? पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर दिया गया। तो जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले देखो क्या करेंगे, मोदी जी क्या कर लेंगे, ले लेंगे, जो भी आईजीएसटी लेगा ना, रहेगा ना, वो खुद ले लेंगे, फिर उसको बांट देंगे, आधा सेंटर आधा स्टेट। समझ आ गया? ये देखो, कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर वो अपोर्शन कर देंगे बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जैसा रिकमेंड करेगी उस अपोर्शनमेंट में वो क्या कर देंगे सर, स्टेट और सेंटर को बांट देंगे, क्या? आईजीएसटी का जो भी टैक्स उनको मिला होगा वो। ये बात ध्यान रखना, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस अगर आप इंपोर्ट करते हो किसी कंट्री से, हमारी कंट्री पे आप परचेस या फिर अवेल करते हो सर्विसेज को, उसमें आप क्या लगाओगे? सीजीएसटी एसजीएसटी गलती से भी मत लगा देना। यहाँ पर आपको क्या लगाना रहेगा सर, इसको इंटरस्टेट सप्लाई मानना है, एंड ये क्या रहेगा आपका, इसमें आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। देखो, इंटरस्टेट सप्लाई मानोगे और आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। आर्टिकल 270 क्या बोलता है सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये चीज लिखा हुआ है, अपोर्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एंड क्लॉज दिस, ये चीजें, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड है। बस मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इंटर स्टेट सप्लाई के जो लॉज है वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। एंड जो आईजीएसटी है वो कौन कलेक्ट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करेगी, एंड फिर उसको अपोर्शन करेगी सेंटर एंड स्टेट को। समझ आ गया? ठीक है, आ गया समझ। बात करते हैं सर आर्टिकल 279A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हम लोग शुरू से कर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल बनी, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। ये है क्या जीएसटी काउंसिल? कैसे बनती है जीएसटी काउंसिल? देखो,
कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना, प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करता है ज्वाइंट फोरम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट्स, जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जिसमें क्या क्या कौन कौन मेंबर्स होते हैं। देखो, सबसे पहले जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। आज इस हमारे टाइम पे अभी कौन रहेगी फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण जी, वो क्या रहेगी? जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन। ठीक है, अब साथ में और कौन रहेगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। ये तो हो गए आपके कंट्री लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो भी यूनियन मिनिस्टर होंगे इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, वो भी क्या रहेंगे सर? जीएसटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे। तो पहला मेंबर ये, दूसरा मेंबर ये। बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे सर? देखो, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट आर द मेंबर्स। देखो, सब स्टेट के मेंबर्स को क्या किया जाएगा सर? नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट आर द मेंबर्स। पहले तो दो मेंबर्स याद रखोगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन है और बाकी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है स्टेट के, वो भी एक मिनिस्टर। ठीक है, वो भी एक मेंबर रहेंगे। बाकी स्टेट्स के जितने भी मिनिस्टर्स रहेंगे वो लोग भी क्या रहेंगे सर? इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे। फिर वो इतने सारे जो मिनिस्टर्स आए हैं वो हम एक दूसरे में से क्या चूज करेंगे? अमंग्स देमसेल्फ, क्या? वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। समझ आ गया? तो दो मेंबर्स ये रहे। बाकी जितने भी स्टेट के मिनिस्टर्स है ना, वो लोग अपने में से एक क्या चूज करेंगे? वाइस चेयरपर्सन चूज करेंगे। चेयरपर्सन कौन रहेगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। दोनों मेंबर्स का समझ आ गया आपको? अब यहाँ पे क्या होती है? मीटिंग होती है ना जीएसटी काउंसिल की, इतनी मीटिंग हो गई, उतनी मीटिंग होगी, तो मीटिंग में सारे डिस्कशंस होते होंगे, कुछ डिसीजंस निकलते होंगे। तो डिसीजंस निकालने के लिए इतने सारे मेंबर्स का क्या लगेगा? आपको वोट लगेगा, राइट? और आपके मीटिंग जब हो रही है तो मेंबर्स प्रेजेंट भी होने चाहिए। तो कितना क्वोरम होना चाहिए? आपने लॉ में पढ़ा होगा कि क्वोरम क्या होता है, कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए मिनिमम की मीटिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कंडक्ट हो जाए। तो क्वोरम एट इट्स मीटिंग कितना होना चाहिए? टोटल मेंबर जितने भी होंगे उसका कितना रहेगा सर? हाफ। ठीक है, अब देखो डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल, कैसे आपका डिसीजन कंक्लूड होगा? तो मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड, इस वर्ड पे ज्यादा वेट देना, वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो कि आप किसी मीटिंग पे गए हो, ठीक है, टोटल मान लो 20 मेंबर्स है। 20 मेंबर्स में से दो लोग सिर्फ गप्पे लड़ा रहे हो, ना कुछ डिसीजन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, ना कोई ओपिनियन दे रहे, सिर्फ बैठे। प्रेजेंट तो है, बट क्या दे वोटिंग? आर दे वोटिंग? नो, दे आर नॉट वोटिंग, दे आर जस्ट प्रेजेंट। तो हम उन दो को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को काउंट करने वाले हैं जो प्रेजेंट भी है सर, प्लस वोटिंग भी है। ठीक है, वोटिंग भी कर रहे हैं, उनका 3/4। एंड जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होना चाहिए? आपका 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट, जितना भी टोटल वोट कास्ट होगा, ठीक है, उसमें से 1/3 वोट, दैट इज व्हाट 33.33% किसका वोट होना चाहिए सर? सेंट्रल गवर्नमेंट का। एंड 66.66% किसका वोट होना चाहिए सर? स्टेट गवर्नमेंट का। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 वोट्स दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, 2 वोट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 30 वोट्स दिए स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, टोटल वोट्स कितने हो गए? 32। सो 30 डिवाइडेड बाय 32 करो सर, कितना परसेंटेज आता है आपका? देखिए 30 डिवाइडेड बाय आपका 32% अगर आप करेंगे, सो व्हाट द आंसर विल कम? इट विल बी अराउंड 93%। ओके, देखो टोटल कितना था? 2 इधर, 32 इधर। मैं आपको यहाँ पे लिखकर बताती हूँ। 2 वोट्स किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट का कितना वोट है सर आपका? 30। ठीक है, और टोटल वोट्स कितने हो गए? 32। तो टोटल वोट्स में 30 वोट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का है, विच इज व्हाट 93.75%। ओके, मतलब आपका होना कितना चाहिए था? 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। 3/4 मतलब 75%। अरे वाह, ये तो 75% से ज्यादा है। पर बेटा ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर देखोगे तो 2 डिवाइडेड बाय 32 करो, कितना परसेंटेज वोट होता है? 2 डिवाइडेड बाय 32, 0.0625। जस्ट समझ रहे हो? मतलब सिर्फ 6% अराउंड वोट, और होना कितना चाहिए? 33.33 होना चाहिए। तो ये वोट आपका नहीं वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये भी कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 33% होना, 33.33% होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए? 66.66% होना चाहिए वोट। समझ आ गई बात? ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है सर, ओके, ये मैं आपको बाद में डिलीट करके दे दूंगी। देखो सर,
लास्ट 2 टॉपिक बचे, इसको फटाफट मैं कंप्लीट करवाती हूँ। आप बोलोगे कि मैम इतना ज्यादा लंबा 50 मिनट्स अराउंड का ये शायद वीडियो हो गया होगा, बट सी जितने डेप्थ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके करवाया है, इसके बाद आपको सिर्फ एक रीडिंग देने की नीड है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कुछ वैकेंसी है, कोई डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल में, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज अ मेंबर, अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, या फिर कोई इरेगुलरिटी प्रोसीजरल, तो इस वजह से आप क्या किसी भी एक्ट और प्रोसीडिंग्स को जीएसटी काउंसिल के इनवैलिड मान सकते हो क्या? नहीं मान सकते हो। ठीक है सर। जीएसटी काउंसिल किन किन बातों का रिकमेंडेशंस देता है सर? कितने रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, कितना सेस होना चाहिए, सरचार्ज कितना होना चाहिए, ठीक है, कौन से गुड्स और सर्विस में जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका कोई भी स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये सब आप एक बार रीड दे देना तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे आपका ये है, जीएसटी काउंसिल से रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी टैक्स विल बी लेविड ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन सब में भी क्या कौन डेट रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। लास्ट टॉपिक, जीएसटी काउंसिल शेल एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट। कोई भी झगड़ा होता है, किसके भी डिस्प्यूट होता है, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वन और मोर स्टेट्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड और वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ये सब के बीच अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स होता है तो उसको कौन हैंडल करेगा सर? जीएसटी काउंसिल, अराइजिंग आउट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल और इंप्लीमेंटेशन देयर ऑफ। कुछ भी रिकमेंडेशन के कारण कोई डिस्प्यूट्स आता है तो फिर उसको भी क्या समझौता करवाएगी? जीएसटी काउंसिल ही समझौता करवाएगी। सर कंप्लीट हो गया हमारा पूरा की पूरा फर्स्ट चैप्टर। इन डेप्थ मैंने रिवाइज करवाया, रिवीजन तो नाम का था बट मैंने सारी चीजें इन डेप्थ एक्सप्लेन की है। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका होगा। एंड रिवीजन इसका जो का टेलीग्राम में अपने नोट्स देखोगे तो नोट्स के बाद आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी, पूरा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपका ये रिवीजन हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है सर, मिलते हैं इसके सेकंड चैप्टर में, मतलब जीएसटी के सेकंड चैप्टर पे, दैट इज सप्लाई। इसके अगले वीडियो पे आपको सप्लाई का रिवीजन वीडियो मिल जाएगा। और कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, सजेशन हो, ठीक है, और आपको अगर अच्छा लगा तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।